is the first day of online class and I am going to start first chapter of political science. Second chapter. And the heading of this chapter is what is democracy? Why democracy? The word democracy is very common in this contemporary world. आज की दुनिया में प्रजातंत्र एक आम शब्द बन गया है जिसको दुनिया का हर देश अपने देश के नाम के पहले लगाना चाहता है. It has become very common. Our country is a democratic country. What a question arises here. What is democracy? What is democracy? In common language we can say that in democracy rulers are elected by people. प्रजातंत्र वो शासन पद्धति है जिसमें हमारे शासक आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं. To know widely democracy, we have come across features of democracy. अच्छी तरह से प्रजातंत्र को समझने के लिए हमें प्रजातंत्र के कुछ लक्षण को जानना आवश्यक है. And the first feature of democracy is major decisions by elected leaders. It means जो निर्णय है देश के नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं. क्योंकि एक चुना गया प्रतिनिधि and only an elected representative can think for a common man, for the well-being of common man. केवल एक चुना गया प्रतिनिधि ही आम जनता की हित की बात सोच सकता. For understanding this feature very clearly, I would like to accept a case study of Pakistan. इस फीचर को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ पाकिस्तान. Pakistan is also called democratic country, but I am going to describe an event of Pakistan. In 1999, General Pervez Musharraf overthrew democratic government and declared himself the chief executive of the country. वास्तव में प्रजातंत्र था पाकिस्तान में. लेकिन 1999 में हुआ ऐसा क्या कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया. चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो सरकार बनाई गई थी उनको उनके शासन से हटा दिया और अपने आप को मुख्य पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी नियुक्त कर दिया देश. In 2002, Musharraf held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. और 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम चलाया. You can ask, ma'am, what is referendum? आप पूछ सकते हैं कि रेफरेंडम होता क्या. इन रेफरेंडम either you can accept ruling system or reject ruling system. रेफरेंडम में होता क्या है कि आप शासन पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं. You have not cast your own vote. You have to do only yes or no. आपको केवल हाँ या ना. It is said that was based on quite fraud. ऐसा कहा जाता था कि ये रेफरेंडम जो है बिल्कुल फ्रॉड पे आधारित, जिसमें जालसाजी की गई, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने अपने शासनकाल को बढ़ाने के लिए जितने भी बैड ट्रिक्स अपनाने थे वो सब अपनाए. In August 2002, Musharraf issued legal framework. रेफरेंडम लागू करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का शासनकाल 5 साल के लिए बढ़ा और अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और पाकिस्तान
domain. Once again, I am repeating because a question can be arise here. When was legal framework order issued by Parvez Musharraf? You can answer that in 2002. What is legal framework? This was an amendment in the Constitution of Pakistan. And in clear way, you can say that according to legal framework order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. इतना पावर मिल गया था परवेज मुशर्रफ को कि पर कोई भी राष्ट्रपति जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखता है वो प्रोविंशियल असेंबली को या नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। केवल अकेला प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। यह लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कोई भी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। फर्दर अमेंडमेंट वाज दैट अगला संशोधन पाकिस्तान के संविधान में ये था कि द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो सरकार चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती थी उसके वर्ग को सुपरविजन करने वाला, निरीक्षण करने वाला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, which dominated by military officers and the final power rests with them. और होता था क्या? अब सवाल उठता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन होता था? जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मेनली मिलिट्री ऑफिसर्स होते और मिलिट्री ऑफिसर्स चुने नहीं जाते थे, वे सरकार के द्वारा वो आम जनता के द्वारा चुने गए लोग नहीं होते थे, वो रिक्रूट किए जाते थे, भर्ती किए जाते थे कंपटीशन के द्वारा। आम जनता का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता था। वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते थे और उनके कैबिनेट के जो मेंबर होते थे वो आम जनता के द्वारा चुने जाते थे। उनके काम का सुपरविजन कौन करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो चुने नहीं जाते थे और उनके पास पावर भी ज्यादा होता था और फाइनल डिसीजन लिया जाता था जनरल परवेज मुशर्रफ के। अब सवाल उठता है कि आपने पहला फीचर पढ़ा कि डेमोक्रेसी का पहला लक्षण होता है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो सब हमारे इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन जब आपको हमने पाकिस्तान का वाकया सुनाया, वहां परवेज मुशर्रफ के द्वारा लिए गए जितने भी स्टेप थे उसको बताया, तो क्या आप महसूस करते हैं कि मेजर डिसीजन लिया गया हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा? नहीं। इसीलिए वास्तविकता की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी नहीं। बच्चों, आप डेफिनेशन पढ़िए, फीचर पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। रीड द चैप्टर 2। Yes. All government officers had to attend party meeting. Party meetings, it means PRI. PRI के द्वारा इंस्टीट्यूशनल ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टी के द्वारा जो मीटिंग किया जाता था, उस पार्टी को सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अटेंड करना होता था। All teachers of government schools, teachers of government schools are forced to compel parents to cast vote for PRI. जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते थे उन्हें जबरदस्ती की जाती थी कि आप मजबूर कीजिए कि वो पेरेंट्स जो हैं PRI को वोट दें, मजबूर करें PRI को वोट देने के लिए। और sometimes punishment were given who are against the PRI. कभी कभी सजा भी दी जाती थी जो PRI के खिलाफ आवाज उठाता था।
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शन लड़ने की अनुमति सिर्फ उसको है। 8 छोटे छोटे एलाइड पार्टीज भी हैं, उनको भी उनसे अनुमति लेनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसके बाद जनता के पास, कॉमन मैन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी पार्टी को अपना वोट दे। और उसके बाद हम उनके द्वारा, अगर देश का जो चीफ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, वो भी कॉमन मैन के द्वारा चुना नहीं जाता है। तो वहाँ फ्री एंड फेयर और इलेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है वही लड़ सकता है जिनको अनुमति मिलती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, पहली बात। दूसरी बात कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं है जो सरकार की किसी भी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। दूसरा है मैक्सिको, यहाँ इलेक्शन भी हुआ 6 वर्ष के बाद, प्रेसिडेंट का चुनाव भी हुआ, लेकिन जो इलेक्शन हुआ उसमें PRI ने अपने पावर का खूब प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको PRI के इशारे पे काम करना पड़ता था, जो भी डिसीजन लिया जाता था उन्हीं के द्वारा। तो इस तरह सारी चीजों पे जब हम निगाह डालते हैं तो प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं होता जब तक किसी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं हो। One more thing I want to share with all of you here. Here I have written referendum. Referendum that was used by Pervez Musharraf in Pakistan. रेफरेंडम एक टर्म है जिसका प्रयोग किया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान में 1999 में जब उसने तख्ता पलट दिया पाकिस्तान में आम जनता के द्वारा चुने गए सरकार को और 2002 में अपनी सरकार बनाई, तो अपने पावर को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, रेफरेंडम लागू किया। अब सवाल उठता है कि रेफरेंडम होता क्या है। सिंपली यू कैन से दैट यू कैन आइदर reject or accept any proposal or a special law, but in your glossary it has been mentioned that a general vote by electoral on a single political party, पूरे संपूर्ण इलेक्टोरल चुनावी संस्था को बुलाया जाता है, which has been referred to them for a direct decision, जो डायरेक्ट डिसीजन दिया जाता है। डायरेक्ट डिसीजन ही देना है आपको, उसमें एस या नो नहीं करना है, या रेफरेंडम कहलाता है। तो रेफरेंडम जो है उस समय का जो मानवाधिकार आयोग होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और न्यूज़पेपर्स, मीडिया, ये सारे बताते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो रेफरेंडम लाया गया था, स्पेशल लॉ लाया गया था अपने पावर एक्सटेंशन के लिए, वो बिल्कुल फ्रॉड था। उसमें बैड ट्रिक्स अपनाए गए थे और लोगों को कंपेल किया गया था उसे स्वीकार ही करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। तो ये रेफरेंडम। जस्ट फॉर द नेक्स्ट फीचर वी विल सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो। Dear students, just we have talked about the first feature of democracy. Now we are in second feature. पहले फीचर में हमने बात की कि मेजर डिसीजन जो है, अधिकांश हमारे देश के जो नियम कानून है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाना चाहिए। अब दूसरा फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। प्रजातंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी स्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव हो लेकिन निष्पक्ष हो, स्वतंत्र। इसी फीचर पे हम बात करेंगे। इस फीचर में हमें एक बार फिर यात्रा करनी होगी चाइना की। नाउ वी हैव टू मेक अ ट्रिप फॉर चाइना। एज वी नो दैट द मेंबर ऑफ चाइना's पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी 5 years। चाइना भी अपने आप को प्रजातांत्रिक देश कहता है, वहां के भी प्रतिनिधि हर 5 वर्ष के बाद चुने जाते हैं।
6 वर्ष के बाद इलेक्शन।